बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है न्यू कॉलोनियलिज्म। तो आज के लेक्चर में हम न्यू कॉलोनियलिज्म को डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगी कि आपको सिंपल वर्ड्स में इसके बारे में समझाऊं, और साथ ही मैं आपको बताते चलूँ कि पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ पर काफ़ी सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, और अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो उनमें से अगर आपको किसी लेक्चर की भी ज़रूरत है तो आप उनको ज़रूर चेक कीजिएगा। और अगर इस वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिले, कुछ भी अच्छा लगे, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बात करेंगे हम आज न्यू कॉलोनियलिज्म पर। न्यू कॉलोनियलिज्म क्या है? न्यू कॉलोनियलिज्म इस निज़ाम को कहते हैं जिसमें कोई कंट्री किसी कमज़ोर या ताकतवर कंट्री पर डायरेक्ट रूल नहीं करती, यानी कि उस पर सीधी बराह रास्त हुक्मरानी नहीं करती, बल्कि वो क्या करती है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल असर के ज़रिए से उसको कंट्रोल करती है। मतलब ये कि जब भी कोई मुल्क कॉलोनाइज़र के कब्ज़े से आज़ाद हो चुका होता है, लेकिन फिर भी उसकी इकोनॉमी जो है वो दूसरे मुल्क के काबू में होती है, यानी कि कॉलोनाइज़र्स के काबू में होती है। लोन्स, कंपनीज़, ये ट्रेड पॉलिसीज़ के ज़रिए से दबाव डाला जाता है, ऑप्रेस किया जाता है उन कंट्रीज़ को। तो इसे कहते हैं न्यू कॉलोनियलिज़्म। इससे ज़्यादा भी आसान तरीका इसको समझने का ये है कि हम इसके मीनिंग को देखें, इसके इस्तिलाही मीनिंग को समझने की कोशिश करें। तो देखिए, ये जो न्यू कॉलोनियलिज्म है, ये दो अल्फाज से मिलकर बना, न्यू और कॉलोनियलिज्म। अब न्यू है, न्यू का मतलब है नया या जदीद हम कह सकते हैं, और कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है गुलामी या कब्जा, यानी कि कब्जे का एक नया तरीका। कॉलोनियलिज्म का एक नया तरीका बना लिया, कि इन्होंने बना लिया, कॉलोनाइजर्स ने बना लिया, तो उसे कहा जाता है न्यू कॉलोनियलिज्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गरीब मुल्क किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज पर डिपेंड करता हो, या फिर आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक के कर्जों की शराइत मानने पर मजबूर हो, तो ये न्यू कॉलोनियलिज्म की ही एक सूरत कहलाई जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यू कॉलोनियलिज्म का मतलब है गैर मुल्की हुक्मरानी का एक नया तरीका, कॉलोनाइजर्स का एक नया तरीका है जिससे वो कॉलोनाइज करते हैं कंट्रीज़ को, ईस्टर्न कंट्रीज़ को वो कॉलोनाइज करते हैं। इसमें बेसिकली जो कंट्रीज़ हैं वो आज़ाद होती हैं, फॉर्मली आज़ाद होती हैं, लेकिन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और ट्रेड पर कंट्रोल अभी भी पावरफुल वेस्टर्न कंट्रीज़ का होता है। पावरफुल वेस्टर्न कंट्रीज़ उनको कंट्रोल कर रही होती हैं, उनकी इकोनॉमी को कंट्रोल कर रही होती हैं, यानी कि वो मोहताज होते हैं फिर भी वेस्टर्न कंट्रीज़ के हर मामले में, चाहे वो एजुकेशन का मसला हो, चाहे उनकी इकोनॉमी का मसला हो, चाहे कोई पॉलिटिकल इशू हो, या ट्रेडिंग हो, मतलब किसी भी किस्म का कोई भी उनको आज़ादी नहीं होती अपने फ़ैसले लेने की। सिर्फ़ और सिर्फ़ इतनी आज़ादी होती है कि वो अपनी कंट्री में रह रहे हो। उनके ऊपर बराह रास्त आकर उनको ऑप्रेस नहीं किया जाता, उनके ऊपर डोमिनेंस नहीं किया जाता बराह रास्त, लेकिन फिर भी वो उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं ट्रीटी ऑफ रोम की। ट्रीटी ऑफ रोम जो कि 25 मार्च 1957 को साइन हुई थी, और इस ट्रीटी का मतलब होता है, अब आप समझते होंगे ट्रीटी का क्या मतलब होता है। ट्रीटी का मतलब होता है मुआहदा। जैसे कि पहले ज़माने में हुआ करते थे मुआहदे, दो अक़वाम के दरमियान मुआहदे होते थे, कबीलों के दरमियान होते थे, कंट्रीज़ के दरमियान होते थे, ताकि अमन अमान को कायम रखा जा सके। अब जो ट्रीटी है ना, ट्रीटी दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के दरमियान लिखा हुआ एक ऑफिशियल एग्रीमेंट होता है, जिसमें दोनों साइड्स पर कुछ रूल्स बताए जाते हैं, कुछ शराइत और ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, ताकि दोनों कंट्रीज़ के दरमियान जो है लड़ाई झगड़े का कोई अंदेशा ना हो, कोई जंग का अंदेशा ना हो, फितना फसाद ना फैले, बल्कि अमन और अमान को कायम रखने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। मुआहदे के अंदर कुछ चीज़ें लिखी जाती हैं जिन पर अमल करना दोनों का फ़र्ज़ होता है, दोनों को उस पर अमल करना पड़ता है, दोनों कंट्रीज़ को। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि दो दो कबीलों के दरमियान में मुआहदे होते हैं कि वो ये चीज़ें करेंगे और उससे अपने मुआहदे से पीछे नहीं हटेंगे। तो हम बात कर रहे थे ट्रीटी ऑफ रोम की। ट्रीटी ऑफ रोम जो है, इस ट्रीटी पर फ्रांस के ऑफिशियल्स क्रिश्चियन रिन्यू और मॉरिस फॉर ने भी साइन किया था, और इस मुआहदे से ईईसी
ईईसी यानी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बने। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जिसमें 6 यूरोपियन कंट्रीज शामिल थी। बेसिकली न्यूक्लियरिज्म का आगाज यहीं से हो गया था, मगर कैसे हुआ था? यूरोपियन ने अपनी ओवरसीज टेरिटरीज को ईईसी यानी कि यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के ट्रेड में शामिल कर लिया था। अब जो ये टेरिटरीज थी, ये पॉलिटिकली आज़ाद हो चुकी थी, लेकिन रॉ मटेरियल जो है वो यूरोप को चीप मिलता था। फिनिश्ड गुड्स वापस महंगे दामों बेचे जाते थे। लोकल इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहती थी। सारे फैसले जो हैं वो यूरोप के फ़ायदे के लिए होते थे। सारे फैसलों में यूरोप को फ़ायदा होता था और जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो कमज़ोर होती दिखाई देती थी। इसीलिए इसे न्यू कॉलोनियलिज्म कहा गया, क्योंकि डायरेक्ट रूल जो है वो ख़त्म हो चुका था, लेकिन इकोनॉमिक कंट्रोल अभी भी वेस्ट के पास था। वेस्टर्न कंट्रीज़ अभी भी ईस्ट वालों को कंट्रोल कर रही थी। मतलब ये कि डायरेक्ट रूल जो था वो ख़त्म हो गया था, लेकिन इकोनॉमिक कंट्रोल अभी भी वेस्ट के पास था। अभी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ ईस्टर्न कंट्रीज़ को ऑप्रेस कर रही थी, उनके ऊपर अपना डोमिनेंस शो कर रही थी। ट्रेड, एड, लोन्स और एग्रीमेंट्स के थ्रू अभी डोमिनेंस उनका ईस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर बाकी था। तो इस नए सिस्टम को स्कॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यू कॉलोनियलिज्म का नाम दिया गया। इसी को कहा जाता है न्यू कॉलोनियलिज्म। New colonialism originated after World War II when European powers, through agreements like the Treaty of Rome 1957, maintained economic control over their former colonies. जो न्यू colonialism है इसका आगाज हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हम ये कैसे कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद भी डिपेंडेंस रही। ज़ाहिर सी बात है, जब आज़ादी मिलती है किसी भी कंट्री को कॉलोनाइज़र से, तो उसके बाद वो मुकम्मल तौर पे इंडिपेंडेंट हो जाता है, अपनी मर्ज़ी से वो ज़िंदगी जीने लगता है, अपनी मर्ज़ी से वो सारे फैसले लेता है। लेकिन यहाँ पे डिपेंडेंस बाकी क्यों रही? अब जो कॉलोनीज़ थीं वो आज़ाद तो हो गई थी, लेकिन अभी भी पैसे, ट्रेड, टेक्नोलॉजी के लिए फ़ॉरेन कंट्रीज़ पर वो डिपेंड करते थे। इन सब चीज़ों के लिए उनको फ़ॉरेन कंट्रीज़ पर डिपेंड करना पड़ता था। बिकॉज़ उनके पास अपने कोई रिसोर्सेज नहीं थे, वो अपने लिए वो खुद कुछ नहीं कर सकते थे। वो उनके मुकम्मल तौर पे उनके ऊपर डिपेंड करते थे। अब ये जो टर्म है न्यू कॉलोनियलिज्म की, ये सिर्फ़ अफ्रीका तक नहीं रही, बल्कि लैटिन अमेरिका पर भी अप्लाई होने लगी। लैटिन अमेरिका पर भी अप्लाई होने लगी, जहाँ पर 1800s में फ़ॉरेन रूल जो है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका था। लेकिन फिर भी तो अब ये है कि जो न्यू कॉलोनियलिज्म है, न्यू कॉलोनियलिज्म की टर्म नेगेटिव है और जो ज़ुल्म और एक्सप्लॉयटेशन को शो करती है। जैसे कि बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज़, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और उससे वो मुनाफ़ा हासिल करते हैं। इसके अलावा न्यू कॉलोनियलिज्म को कैपिटलिज्म का नेक्स्ट स्टेज भी समझा जाता है, जहाँ पर पैसा और पावर से मुल्कों को कंट्रोल किया जाता है। डायरेक्ट रूल यानी आर्मी भेजने की ज़रूरत नहीं रहती, गवर्नर बनने की कोई ज़रूरत नहीं होती, इकोनॉमी के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। इकोनॉमी के थ्रू उनको इस कदर गिराया जाता है कि वो कौम हमेशा के लिए कमज़ोर रहती है, वो कभी भी तरक्की की राह पर गामज़न नहीं हो सकती। शॉर्टली अगर हम न्यू कॉलोनियलिज्म को समराइज़ करें, तो जो न्यू कॉलोनियलिज्म है ये एक नया तरीका है कॉलोनाइज़ेशन का। यानी कि ये कॉलोनियलिज्म का एक नया तरीका है, कब्ज़ा करने का एक नया तरीका है कि लोगों की सोच पर, लोगों के हालात पर, उनकी इकोनॉमी पर किस तरह से कंट्रोल करना है, किस तरह से उनकी इकोनॉमी के ज़रिए से उनको कमज़ोर करना है, जिसमें पावरफुल कंट्रीज़ और मल्टीनेशनल कंपनीज़ ट्रेड और लोन्स के थ्रू डेवलपिंग कंट्रीज़ का फ़ायदा उठाती हैं, बिना सीधी हुक्मरानी के। मतलब कि बराह रास्त वो उन पर हुक्मरानी नहीं करते, उनको ऑप्रेस किया जाता है उनकी इकोनॉमी को गिराकर। तो ये था न्यू कॉलोनियलिज्म। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।